हेलो स्टूडेंट, अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपका सब्जेक्ट है ऑनरशिप प्रॉपर्टी पोजेसन। तो पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑनरशिप और पोजेसन प्रॉपर्टी पर ही होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। सेकंड नंबर पे आता है अर्थ। प्रॉपर्टी संपत्ति जीवन के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ है। अब इसका कंसेप्ट देखते हैं। स्टेट की लायबिलिटी है, क्या है? प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। किस चीज़ की? प्रॉपर्टी की। और प्रॉपर्टी की जो मीनिंग शुरू होती है वो भी रोमन लॉ से होती है। रोमन लॉ में इसको हम रेस बोलते हैं, RES। उसका मतलब होता है वस्तु। जिस पर स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है उसे संपत्ति कहते हैं। स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग रोमन लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ मूर्त वस्तुओं, विजिबल वस्तुओं पर ही किया जा सकता था, जिसको कॉर्पोरल बोलते हैं। धीरे धीरे ये कंसेप्ट आगे डेवलपमेंट हुआ और ये इसके कई सिद्धांत हुए, प्रिंसिपल हुए। नेचुरल लॉ कहता है कि संपत्ति की उत्पत्ति अधिभोग से हुई, अर्थात स्वामीहीन संपत्ति को अपने नियंत्रण में लेकर उसे अधिभोगी बन जाता है। ग्रोसियस और प्यूनोफॉन ने इसका समर्थन किया। उसके बाद आता है कि संपत्ति में डिस्पोजिशन का गुण निहित होता है नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग, और डिस्पोजल एब्सोलूट पावर भी संपत्ति में होता है। फिर मेटाफिजिकल 17वीं 18वीं शताब्दी में ये आए। कांट और हेगल इसके विचारक थे। कांट का कहना था कि संपत्ति मानव व्यक्तित्व का एक विल है, सेल्फ रियलाइजेशन एक विल पावर है, और सेल्फ रियलाइजेशन होना संपत्ति के लिए अनिवार्य है। हेगल कहते हैं संपत्ति मेरी निजी व्यक्तिगत इच्छा को वस्तुपरक बनाती है। उसके बाद कुछ वस्तुएं हेगल के अनुसार निजी स्वामित्व की विषय वस्तु नहीं हो सकती। फिर पॉजिटिव थ्योरी आई। पॉजिटिव थ्योरी को हम लेबर का सिद्धांत भी कहते हैं। श्रम सिद्धांत मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित था। इन्होंने माना कि संपत्ति को श्रम के द्वारा ही अर्जित किया जा सकता है। फिर हिस्टोरिकल विचारधारा आया। निजी संपत्ति के विकास की संकल्पना का धीमा किंतु स्थिर विकास विधि से प्रारंभ हुआ। इनका मानना था कि संपत्ति का विकास विधि से हुआ है। व्यक्तिगत स्वामित्व की अवधारणा का विकास सामूहिक अधिकारों से हुआ है। इन्होंने संपत्ति को 3 स्टेज में डेवलपमेंट किया। वस्तु पर भौतिक नियंत्रण, विधिक मूलक या विधिक कब्जा, स्वामित्व का विकास। उसके बाद साइकोलॉजिकल आए। इन्होंने मनुष्य को नैसर्गिक प्रवृत्ति है पदार्थों के अर्जन करने की, और यह एक सहज प्रवृत्ति है। मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार संपत्ति को अपने एब्जॉर्ब करता है। सोशलॉजिस्ट स्कूल ये भी संपत्ति के सहज अर्जन पे ही अपने विचार को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा संपत्ति का मूल मोटो होता है सोशल यूटिलाइजेशन, सामाजिक उपयोगिता। फंक्शनल थ्योरी आई। ये कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत लेके आई और बोली कि प्रॉपर्टी राज्य के हस्तक्षेप के बिना, राष्ट्र के कंजर्वेशन के बिना, राज्य के प्रोटेक्शन के बिना संपत्ति हम लोग नहीं रख सकते, और इन्होंने एक लोक कल्याणकारी व्यवस्था का संचार किया। फिर आता है आपका प्रिंस ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के प्रकार। तो संपत्ति के प्रकार में हम आपको बता रहे हैं कि संपत्ति 2 प्रकार की होती है। पहली संपत्ति होती है मूर्त, दूसरी अमूर्त, कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी 2 भागों में बटी है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर अमूर्त जो इनकॉर्पोरल है वो भी 2 भागों में बटी है। पहली विलंगम, जूरा इन एलिना, और दूसरा अभौतिक वस्तुओं पर सांपत्तिक अधिकार, जूरा इन री पिपोरिया। अब अभौतिक वस्तुओं पर सांपत्तिक अधिकार, जूरा इन री पिपोरिया 2 भागों में बटा है, एक कॉपीराइट, एक ट्रेडमार्क। विलंगम जो है जूरा इन रे एलिना, ये 5 भागों में बटा है। इसमें लीज, सर्विट्यूड, सिक्योरिटीज, ट्रस्ट, पेटेंट्स,
आता है। अब जो प्रतिभूतियाँ हैं, सिक्योरिटी है, वो दो पार्ट में बटी है, बंधक और धारणा अधिकार। ये रहा संपत्ति का इनका विचार। ये इन्होंने संपत्ति को इस तरह से डेवलपमेंट किया। अब बताएं संपत्ति को अर्जित कैसे किया जाता है। तो संपत्ति का अर्जन 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहले इसका अर्जन होता है कब्जे के द्वारा, पजेशन। दूसरा इसका अर्जन होता है चिरभोगाधिकार द्वारा। कब्जे के द्वारा तो आप समझ ही रहे हैं कि प्राइमा फेसी एविडेंस हो, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है। चिरभोगाधिकार या प्रिस्क्रिप्शन द्वारा अगर वो नॉर्मल प्रॉपर्टी हो तो 20 ईयर्स पीसफुली पजेशन, और अगर वो गवर्नमेंट की हो तो 60 ईयर। उसके बाद है बाई एग्रीमेंट। इसमें वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 23 सेक्शन अप्लाई करेगा। एग्रीमेंट भी 2 तरह से होता है प्रॉपर्टी का, एक समुदेशन असाइनमेंट के द्वारा, एक ग्रांट के द्वारा। ये आपका प्रॉपर्टी का पूरा चैप्टर रहा। अब इसको हम बताते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत के परिप्रेक्ष्य में इस पर 1-2 केस लॉ है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने RC कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि संपत्ति मनुष्य के उच्चतम अधिकारों में से वह अधिकार है जो एक वस्तु में मनुष्य रख सकता है, जैसे कि भूमि, मकान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद इसका महत्व हम लोग यहाँ भी देखते हैं इंडियन में। गुरुदत्त शर्मा वर्सेस बिहार राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंडल ऑफ राइट्स इज़ अ प्रॉपर्टी सेल्फ कुछ नहीं है, ये अधिकारों का एक बंडल है। इसमें 2 तत्व होना चाहिए, एक रिटेन अंतरण का राइट टू रिटेन और एक राइट टू एलिनेट नष्ट करने का। और इसको प्रोटेक्शन कहाँ मिला है हमारे इंडिया उस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लास 1 का सब क्लास 6 में इसको प्रोटेक्ट किया गया है कि संपत्ति को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है ताकि राज्य का अनुचित हस्तक्षेप न हो सके। और ये मौलिक अधिकार से निकालकर इसको जो 301 में एक मौलिक अधिकार था, इसको 1944 में इसको अमेंडमेंट करके इसको एक सामान्य अधिकार बना दिया गया। अब जूलू भाई, नानू भाई, खाचर बनाम गुजरात राज्य के बाद में इसे आर्टिकल 300A संपत्ति फंडामेंटल राइट तो नहीं है, अतः किसी व्यक्ति को उसके संपत्ति के अधिकार से केवल संसद या विधानमंडल द्वारा ही पारित विध करके उससे अलग किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और अब तो संपत्ति प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा विजुलाइज हो गया है कि अब आर्टिकल 21 भी इसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये रहा प्रॉपर्टी का कंसेप्ट। इसमें अब है 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी प्लस न्यायसंगत और उन्हें जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल तरीके से ही हम किसी की प्रॉपर्टी से किसी को डिप्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है पजेशन। पजेशन क्या है? ऑनरशिप एक टाइटल है। कैसा टाइटल है? कब्जे में स्वामित्व के निर्माण की शक्ति होती है। पजेशन एक पावरफुल टाइटल है, उसमें इतनी पावर है कि वो जो पजेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑनरशिप में। इसको रेज नलिस बोलते हैं रोमन भाग में। और ये स्वामी विहीन वस्तु को पजेशन ले लेता है और उस पर वास्तविक कब्जा हो जाता है। और वो कब्जा कैसा है? किसी व्यक्ति का वास्तविक कब्जा संपत्ति पर एक टाइटल दिलाता है, या और जब तक उससे बेहतर हक वाला उस पर स्थापित नहीं करता, कब्जाधारी ही उस संपत्ति का स्वामी बना रहेगा। इसको बोलते हैं आधिपत्यात्मक उपचार। उसके बाद आते हैं हम लोग इसका नेचर क्या है इसके 2 नेचर होते हैं, एक कॉर्पोरस पोजेशन होता है और एक एनिमस पोजेशन होता है। जो कॉर्पोरस पोजेशन होता है वो भौतिक नियंत्रण होता है, और जो एनिमस पोजेशन होता है वो मानसिक नियंत्रण होता है, किसी कब्जे को धारण करने की मानसिक इच्छा। 2 चीज़ों को मिलके कब्जा पूरा बनता है। इसमें भी कुछ विचारकों ने अपने सिद्धांत बताए, जिसमें सबसे पहले सेवनी आते हैं। सेवनी ने पॉल के विचार पर आधारित था, जो रोमन के शास्त्री थे। इन्होंने कॉर्पोरस और एनिमस कब्जे में दोनों का होना बताया। यदि कोई व्यक्ति अपना सामान एक कमरे में बंद करके कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है तो उस सामान पर किसका हक है? उस व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो चला ही जाए बाहर, क्योंकि चाबी उसके पास है। ईरिंग कहते हैं
समाजशास्त्री डेवलपमेंट इन्होंने किया, इन्होंने इसको इंटेलिजेंट कॉन्सिक्वसनेस बताया, अच्छा बताया कि कब्जे का प्रज्ञावान चेतना माना, एक इंटेलिजेंट पर्सन ही कब्जा रख सकता है। होम्स ने इसको भौतिक और एनिमस, कॉर्परस और एनिमस दोनों तत्वों को माना सेवनी की तरह। फिर सामंत ने इसको तथ्यता कब्जा तथा विधता कब्जा माना। जैसे कि दुकानदार के पास कोई सामान खरीदने जाओ, वहाँ किसी आया और कोई अपना नोट की गड्डी भूल गया, तो उससे पहला कब्जा किसका है? उस दुकानदार का है। किसके अगेंस्ट? उस स्वामी के अगेंस्ट। उसके बाद आया कांट का। कांट ने इसको इच्छा के सिद्धांत पे ही डेवलपमेंट किया और कहा किसी वस्तु को कब्जे में लेकर व्यक्ति को उसे धारण करने की इच्छा रखता है। हॉलैंड बोले कि नहीं, पीसफुली सिस्टम के द्वारा हम कब्जा स्थापित करते हैं। इसके आवश्यक तत्व क्या है? इसके लिए कार्परस पोजेशन और एनिमस पोजेशन दोनों तत्वों का होना आवश्यक है। एक तत्व से हम कब्जा नहीं कर सकते। अब कॉर्पोरल इनकॉर्पोरल, अब कब्जा के प्रकार देखिए तो कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल। कॉर्पोरल मतलब होता है मूर्त संपत्ति पर कब्जा, इनकॉर्पोरल मतलब होता है अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति क्या होती है? जिसको हम अपने आंखों से आउटलुक यहाँ तक रख सकते हैं। जहाँ हमारा आउटलुक नहीं काम करता है वो क्या होता है? वो अमूर्त होता है। जैसे पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क राइट, ये सब। अब आ गया इमीडिएट और मीडिएट। इमीडिएट कब्जा, तत्कालिक कब्जा। जैसे कि कोई किताब हम खरीदने गए तो तत्कालिक कब्जा हमें उस किताब पे मिल गया। वही किताब हमने अपने सर्वेंट को भेजा तो क्या होगा? वो मीडिएट कब्जा हो जाएगा। उसके बाद कोसाई कब्जा, कोसाई पोजेसन, ये इसको रोमन में ज्यूरिस परसेरियो बोलते हैं। किसी वस्तु पर स्वामित्व के बजाय उस वस्तु से होने वाले जो सर्टेन लाभ है उस पे कब्जा, इसको बोलते हैं कोसाई पोजेसन। अब आ गया समवर्ती कब्जा। एक ही समय दो व्यक्ति एक वस्तु पे कब्जा नहीं रख सकते क्योंकि कब्जे के लिए एक्सक्लूसिवनेस होना अनिवार्य है, लेकिन अपवाद स्वरूप एक्सेप्शंस है इसका। क्या है? तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जा, को ऑनरशिप का कब्जा इत्यादि। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल कब्जा, बिना वास्तविक नियंत्रण के प्रतिधारित रखने की इच्छा। जैसे कि बैंक का लॉकर। बैंक का लॉकर में क्या होता है? चाबी मेरे पास है तो बैंक हमारा उपनीति है, एक बेलीमेंट है, न कि वो उसका स्वामित्व धारण करता है। एडवर्ब पोजेशन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की व्यक्ति की ओर से भूमि पर कब्जा रखता है तो उसको बोलते हैं एडवर्स पोजेशन। इसको हम टीपीए की धारा 41, 42, 43 में पढ़ते हैं। उसके बाद कैसे इसकी अर्जन किया जाता है? तो बाई टेकिंग, बाई डेलीवर, डेलीवर में दो है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्चुअल, और तीसरा बाई लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसको हम तीन तरह से अर्जित कर सकते हैं। अब ऑनरशिप क्या होती है? ऑनरशिप होती है, इसको रोमन में डोमिनियम बोलते हैं। ऑनरशिप क्या होती है? ऑनरशिप किसी वस्तु पे कब्जा और स्वामित्व दोनों जब एक साथ, एनिमस और कॉर्पोरस दोनों एक साथ होते हैं तो वो ऑनरशिप डेवलपमेंट हो जाता है। हिबर्ट के अनुसार किसी वस्तु के प्रयोग का अधिकार, दूसरा दूसरे को अपवर्जित करने का अधिकार, तीसरा वस्तु के डिस्पोजल का अधिकार, चौथा वस्तु के डिस्ट्रॉय का, नष्ट करने का अधिकार। आइंस्टीन बताते हैं कब्जे के तीन प्रकार: उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, वयन की दृष्टि से अनरिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड। उपयोग की दृष्टि से लिमिटेड। उसके बाद कब्जे के लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षण भिन्न है। पहला, एब्सोल्यूट बट रिस्ट्रिक्टेड कब्जा। हम किसी वस्तु पे स्वामित्व अपना एब्सोल्यूट रखते हैं लेकिन वो क्या है? वो रिस्ट्रिक्टेड है। हम सामाजिक प्राणी हैं तो हम अपना वाकई ये मेरा सामान है, इसमें मेरा पूरा हक है, स्वामित्व भी है, पोजेशन भी है, लेकिन नहीं, हमको विधि ने रूल से, रेगुलेशन से इस पर रिस्ट्रिक्टेड लगाया हुआ है। फिर अगर देश में कोई ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो, जैसे कि अफगानिस्तान में प्रॉपर्टी पे किसका कब्जा है? सब लोग वहाँ से भाग रहे हैं तो प्रॉपर्टी किसकी है? वहाँ प्रॉपर्टी वहाँ के राष्ट्र की है। अफगानिस्तान इस समय तालिबान अगर कब्जा करे तो जितनी भी प्रॉपर्टी है तालिबान गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। राज्य को हम कब्जे स्वामित्व के बदले क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। जैसे मकान है, मकान का टैक्स, वाटर टैक्स, तो मकान तो मेरा स्वामित्व है लेकिन टैक्स हम दे रहे हैं ना। अगर हम टैक्स न दें तो ये मकान ही मेरा नहीं रहेगा। ये गवर्नमेंट का रूल है, क्योंकि हर प्रॉपर्टी का स्वामित्व गवर्नमेंट के पास होता है, पोजेशन गवर्नमेंट के पास होता है। मेरे पास खाली उपयोग होता है, वो भी यूज़फुल उपयोग होता है, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने का। ये नहीं है कि हम स्वामित्व हैं तो हम सर्वे सर्वा हैं, नहीं, हमें दूसरों के अधिभोग का, दूसरे के
चीज़ों का भी सम्मान करना चाहिए। कब्जे का ये चौथा लक्षण है। फिर पांचवा लक्षण क्या है? डिस्पोजिशन कोड के अनुसार। डिस्पोजिशन पे भी नियंत्रण है, कंट्रोल पावर है डिस्पोजिशन पे भी, स्टेट की, कोर्ट की। उसके बाद ये रहा आपका कब्जे के आवश्यक तत्व, कब्जे का स्वामित्व का आवश्यक तत्व। अब इसका क्या होगा? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर इसका क्या है? इस पर जितनी भी चीज़ें हम विजुअल हैं, अनविजुअल हैं, सब सारी चीज़ें स्वामित्व के अंतर्गत आती हैं। इसको कैसे हम एब्जॉर्ब करते हैं? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और किसी कार्य या घटना के घटित होने पर। दो ही तरीके से स्वामित्व हम किसी का हासिल करते हैं, जैसे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे उत्तराधिकारी है, वसीयत है, इस तरह। और किसी कार्य या घटना के घटित होने पर, कोई ऐसी घटना घट जाए जिस पे उस प्रॉपर्टी पे मेरा ऑनरशिप इस्टेब्लिश हो जाए। फिर इसका जो वो है प्रकार है, इसमें भी कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल, सोल, को ऑनरशिप, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी ऑनरशिप, लीगल, इक्विटेबल ऑनरशिप, वेस्टेड हित, कंडीशनल ऑनरशिप और एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ऑनरशिप। इस तरह कोई भी चीज़ें कि हम पूर्णतः स्वामी नहीं है, हम उसका उपभोग कर सकते हैं, उसको हम राज्य की जो पॉलिसी बनी उसके अनुसार, कोर्ट के अनुसार ही हम उसका उपयोग और सब कुछ कर सकते हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ के सर्वे सर्वा जो हैं वो हम हैं। तो ये रहा आप कब्जा, स्वामित्व और प्रॉपर्टी। लेक्चर्स पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा। आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।